हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग इशू ऑफ शेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको दो पार्ट में मिलेगा, दूसरा पार्ट कल मैं भेजूंगा आपको। तो देखिए, लिमिटेड लाइबिलिटीज़, तो इसमें हम लोग इस पूरे वीडियो में हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है शेयर्स के, ठीक है, मतलब जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको कवर करेंगे। तो अगर आप ये दो वीडियो में बनेगा, ये दो वीडियो पूरा देख लेते हो तो पूरा शेयर आपका कवर हो जाएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, आते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। इट इज़ यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज ओनली लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम. They can never be called to make any further payment even if the company become insolvent at the time of winding up. मतलब कि जब जॉइंट स्टॉक कंपनी में जब कोई भी शेयर होल्डर शेयर खरीदता है, ठीक है, कोई भी जनरल पब्लिक में से कोई भी जाके शेयर होल्डर बनता है शेयर खरीद के, तो उस कंडीशन पे जो उसकी लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो लिमिटेड कैसे होती है कि जितना पेमेंट वो किया है बस खाली शेयर खरीदने में, उतनी ही उसकी लाइबिलिटी होती है। कल को कंपनी में कुछ गलत डिसीजन ले लिया गया और कंपनी में बहुत नुकसान हो गया, कंपनी माइनस में चली गई, तो उस कंडीशन में जितना पैसा वो जमा किया है वही पैसा डूबेगा, उससे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा जाएगा कि आप इतना पैसा अपने घर से और ले आओ। ठीक है, तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इशू ऑफ, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है कि कहाँ तक, जहाँ तक वो शेयर का पेड अप वैल्यू, जितना वो शेयर के प्राइस पे कर देते हैं उतना प्राइस तक उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, कंपनी नुकसान में जाए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में जाए कोई दिक्कत नहीं है, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान वही होगा जितना पैसा वो कंपनी में लगाए हैं, उनको घर से पैसा ला के देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जमा किए जाते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो होता है वो कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, ये सब लिखा होता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टैच्यूटरी बुक। ये क्या होता है? स्टैच्यूटरी बुक मेंटेन बाय द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट स्टैच्यूटरी बुक मेंटेन करने के लिए कहती है। बाकी जो आप बुक मेंटेन कर रहे हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स, वो तो आपको मेंटेन करना ही है। स्टैच्यूटरी बुक मतलब कुछ लीगल बुक्स होते हैं जो कि आपको मेंटेन करना मैंडेटरी होता है अगर आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं और आप शेयर इशू कर रहे हैं। तो पहला क्या है? रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका नाम रजिस्टर में एक लिखा होता है। दूसरा, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड डिबेंचर ऑफ अदर कंपनीज। अगर कंपनी किसी भी शेयर या फिर डिबेंचर में किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है तो उस कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है उसका भी एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये दोनों स्टैच्यूटरी बुक के लिस्ट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं काइंड्स ऑफ शेयर। तो काइंड्स ऑफ शेयर में क्या क्या है? ऑथराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। देखिए, ये जो काइंड्स ऑफ शेयर का क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो ध्यान से समझिएगा। तो ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, तीनों एक ही नाम है। इसका मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू दैट अमाउंट विच इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू शेयर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। मतलब कि ये एक आपका कंपनी जब भी रजिस्टर होती है तो उसी समय उसका ऑथराइज कैपिटल डिसाइड हो जाता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसका ऑथराइज कैपिटल लिखा जाता है कि अपने लाइफ टाइम में कंपनी कितने रुपए का शेयर मार्केट में इशू कर सकती है, कितना पेमेंट पब्लिक से शेयर इशू करके मंगा सकती है, उसी को बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को बहुत क्लियर रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा आपस में। उसके बाद आते हैं इशूड कैपिटल। Issued capital is the part of the authorized capital which is offered to the public for subscription. This remain the part of the authorized capital is known as unissued capital which can be issued later on. तो देखिए, आपका ऑथराइज कैपिटल का ऑथराइज कैपिटल मान लीजिए कंपनी का 1000 करोड़ रुपीज़ है और कंपनी को अभी केवल 300 करोड़ की ज़रूरत है,
तो उस कंडीशन पे 300 करोड़ रुपीस कंपनी मंगा रही है, तो उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। तो बचा जितना, अभी कंपनी अपने लाइफ टाइम में 700 करोड़ रुपए और मंगा सकती है, तो जो 700 करोड़ रुपए है वो उसका अनइशूड कैपिटल हो गया। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि कंपनी को लाइफ टाइम में जितना रजिस्ट्रेशन कराते समय कंपनी जितना भी कंफर्म करती है उतना पूरा शेयर ही मंगा ले एक बार में। कंपनी 1000 शेयर का उसको ऑप्शन मिला तो कंपनी उसको हो सकता है 5 बार में 6 बार में मंगाए, ठीक है। तो जितना मंगाती है उसको हम लोग इशूड कैपिटल कहते हैं, और जितना बाकी रहता है अभी नहीं मंगाई है उसको अनइशूड कैपिटल कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इज़ द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक। मतलब सब्सक्राइब कैपिटल जो होता है वो इशूड कैपिटल का पार्ट होता है। मतलब अपने कंपनी ने मार्केट में जब शेयर इशू किया तो हो सकता है उसका 95% या फिर 98% ही शेयर का पेमेंट आया, बाकी शेयर का पेमेंट नहीं आया। तो जितना पैसा नहीं आया है, ठीक है, तो उसको छोड़ देंगे। जितना पैसा आया है उसको हम लोग कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब हमने मार्केट में इतना इशू किया था और पब्लिक ने इतना सब्सक्राइब किया है, तो वही आपका सब्सक्राइब कैपिटल हो गया। तो मान लीजिए 10,000 शेयर आपने मार्केट में इशू किया था और पब्लिक में 9,500 शेयर सब्सक्राइब किया है, तो उसको सब्सक्राइब कैपिटल कहेंगे, ठीक है। ये अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में कम होता है। क्लियर है। उसके बाद आते हैं पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट रिसीव इन द कैश फ्रॉम द शेयर होल्डर। जितना पैसा हमको रिसीव होता है शेयर होल्डर से उसको हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। The shareholder are asked by the company to pay application allotment on calls the amount of the share issued by them and subscribed by them। तो देखिए पूरा जब पेड अप कैपिटल की बात होती है तो हम आखिरी में जोड़ते हैं, मतलब कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जब पूरा पैसा आ जाता है और एरियर सब माइनस कर देते हैं, जो बचता है वो आपका पेड अप कैपिटल होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर सब्सक्राइब और पेड अप तो एक ही जैसा हो गया, तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी सब्सक्राइब ज़्यादा होता है, पेड अप कम हो जाता है। भाई सब्सक्राइब 9,500 ने किया और आखिरी में 200 शेयर होल्डर्स ने आखिरी के 2 कॉल नहीं दिए, तो सब्सक्राइब से पेड अप कम हो गया, ठीक है। कभी कभी सब्सक्राइब पेड अप बराबर होते हैं, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा। इसको पॉइंट बना के जो एग्जांपल मैंने अभी दिया है उस एग्जांपल को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। इट इज़ नॉट डिस्क्लोज इन द कंपनीज बैलेंस शीट। इट कैन बी यूज एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है? इसको जो पैसा नहीं मंगाया गया, अनकॉल्ड कैपिटल है, उससे क्रिएट किया जाता है और उसको कंपनी के बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाते हैं रिजर्व कैपिटल को, ठीक है। और इट इज़ यूज्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद होने लगती है तब उस पैसे का हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। जो पैसा हमारा रिजर्व में पड़ा होता है, ठीक है, इस पैसे को हम यूज़ ही नहीं करते हैं, पड़ा रहता है, वो वाइंडिंग अप के समय यूज़ होता है, ऐसे याद कर लीजिए। और जो कैपिटल रिजर्व होता है ये हम लोग का प्रॉफिट होता है। कैपिटल रिजर्व में तो आप लोग ट्रांसफ़र करना अमाउंट जानते ही हैं। इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। इट इज़ डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में उसमें दिखाया जाता है। इट इज़ यूज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के लाइफ टाइम में इस पैसे को हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिजर्व कैपिटल को जब कंपनी बंद होती है तब यूज़ करते हैं, और कैपिटल रिजर्व को कंपनी के लाइफ टाइम में बीच में ज़रूरत पड़ा तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्या क्लॉज है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट द कंपनी कैन नॉट अलॉट एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी टू द पब्लिक अनलेस द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस एज अ मिनिमम अमाउंट हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड। मतलब कि जब तक कंपनी तभी शेयर अलॉट कर सकती है जब तक कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन
जो कंपनी के उसमें लिखा हुआ है, कंपनी के जो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, अगर उतना पैसा नहीं आया है तो कंपनी उस पूरे शेयर को अलॉट नहीं कर सकती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने अपने कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन 9200 रखा था। हमने 10,000 शेयर हमने अलॉट किया, 10,000 शेयर मतलब इशू किया था। तो जब हम शेयर इशू करते हैं तो उसके संग प्रोस्पेक्टस भी इशू करते हैं। तो प्रोस्पेक्टस में ही हमें लिखना पड़ता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना रहेगा तब कंपनी शेयर इशू करेगी, तो उसी समय लिख के हमको देना होता है। तो हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिख दिया 9,200 रुपये, 9,200, मतलब 10,000 इशू किए थे मिनिमम सब्सक्रिप्शन। हमने मान लिया कि चलो 800 शेयर नहीं बिकेगा, लेकिन 9,200 मतलब 9,200 शेयर आराम से बिक जाएगा। तो ये तो हमको लिखना पड़ेगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं लिखेंगे तो प्रोस्पेक्टस आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो वो हमने लिख दिया। अब मान लीजिए हमारे पास जो पैसा आया वो 91,100 ही आया, ठीक है। 100 शेयर का पैसा कम आया, हमने वहाँ पे 9,200 दिया था, हमारा पैसा आया 9,100 का। तो उस कंडीशन पे कंपनी शेयर किसी को नहीं इशू कर पाएगी, कंपनी को पूरा शेयर वापस करना पड़ेगा। शेयर का जितना पैसा आया है कंपनी को वापस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन को मीट नहीं किया। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन को मीट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पहला रूल क्या होता है कि जितना प्रोस्पेक्टस में आपने लिखा हुआ है वो आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अमाउंट टू बी रिसीव, subscribe and the sum payable on the application for the amount so started has been received from the company by the check or the instrument which is to be paid। चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद आते हैं, the Companies Act 2013 has prescribed the minimum subscription, however SEBI has prescribed the company must receive at least 90% of the issued share capital because it can proceed with the allotment of share। अब देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा है कि जो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए वो 90% तो होना ही चाहिए। जैसे आपने 10,000 में 92 लिख लिया ना, 9,200, तब तो सही है, आपको 92% आ रहा है। लेकिन मिनिमम जो होता है वो 90% लिया जाता है, ठीक है। आप अपने मन से 8,000 नहीं ले सकते, आप 9,000 से कम तो ले ही नहीं सकते, 9,000 तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो 9,000 तक का अगर पेमेंट आता है, ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने बुक में 92 लिखा है तो आपको 92 फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनीज एक्ट ने एक लिमिट बना दिया कि 90% होना चाहिए। अब आपके ऊपर है आप उसको क्या चूज़ करते हैं, ठीक है। आप 90% से कम चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन 90% से ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं। आपने 9,500 चूज़ कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 8,900 चूज़ कर ली तो दिक्कत हो जाएगी, आपका प्रोस्पेक्टस आगे जाएगा ही नहीं। मतलब 90% ही आपको करना है, ठीक है। ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते हैं। तो अगर 90% तक का कर रहे हैं तो 90% तक का पैसा नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन पे आपको सारा पैसा वापस करना पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कंपनी कैन इशू शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश जानते ही हैं, इसमें क्या होता है कि हम शेयर में हम कंपनी जो होती है वो कैश न देके कैश के जगह पे शेयर इशू कर देती है। तो कौन कौन से कंडीशन पे करती है? प्रमोटर्स को कर सकती है, अंडरराइटर्स को कर सकती है और वेंडर्स को कर सकती है, और सबको नहीं कर सकती है। तो ये तीनों पॉइंट याद कर लीजिएगा कि प्रमोटर को कंपनी इशू कर सकती है, अंडरराइटर को कर सकती है और वेंडर को कर सकती है। प्रमोटर समझ गए? जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब कंपनी को जो स्टार्ट करते हैं, जो कंपनी के रियल फाउंडर्स होते हैं, उनको प्रमोटर कहा जाता है। और जो आपके अंडरराइटर्स कौन हो गए? जो कंपनी का सपोर्ट करते हैं कंपनी को शेयर इशू करने के लिए, जो कंपनी की गारंटी लेते हैं कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, वो हो गए अंडरराइटर्स। और वेंडर्स कौन हो गए? जिससे कंपनी कोई सामान खरीदती है, कोई एसेट्स खरीद रही है, तो उसको कंपनी शेयर इशू कर सकती है। तो ये तीन कंडीशन में कंपनी कैश के जगह पे शेयर इशू कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक इशू ऑफ शेयर। When a company invites the public by issuing a prospectus to subscribe its share, it is called public issue of share।
तो पब्लिक इशू ऑफ शेयर सिंपल सा है कि जब भी कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, ठीक है, ताकि जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सके शेयर खरीदने के लिए, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं पब्लिक इशू ऑफ शेयर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें बच्चे लिख के चले आते हैं जब कंपनी शेयर इशू करती है, लेकिन नहीं, इसमें आपको लिखना पड़ेगा जब कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है शेयर का पैसा मंगाने के लिए। आपको इस लाइन पे ध्यान देना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इशू। इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ इशू ऑफ शेयर इज ट्रीटेड एज द कैपिटल प्रॉफिट बिकॉज इट इज़ नॉट बीन अर्नड in the normal course of the business and it is not available for the distribution as a dividend। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कंपनी क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा डिविडेंड के रूप में दे सकती है। तो एकदम क्लियर समझ लीजिए कि ये जो पैसा होता है वो कंपनी एज अ कैपिटल प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है। तो कंपनी जब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से इस पैसे को अर्न नहीं करती है, और डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट का हिस्सा होता है। ध्यान से समझिएगा, डिविडेंड जो होता है, जो कंपनी पैसा कमाती है वहाँ से कंपनी पैसा देती है, ये कैपिटल प्रॉफिट थोड़ी ना देगी कंपनी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कभी भी डिविडेंड के रूप में नहीं दिया जा सकता। इसको एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जो है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है कंपनी का। नेक्स्ट आते हैं शेयर इज़ इशूड एट प्रीमियम व्हेन द शेयर इज़ फुल्ली एश्योर्ड ऑफ द हाई। हाँ, कब होता है, कब किस कंडीशन पे कंपनी डिसाइड करती है प्रीमियम पे शेयर इशू करने के लिए। भाई सभी कंपनी को इशू करना चाहिए प्रीमियम पे, लेकिन सब कंपनी शेयर प्रीमियम पे इशू नहीं कर पाती, बहुत सारी कंपनी पार पे करती है। तो ऐसा क्यों होता है, तब उसको देखते हैं। व्हेन द कंपनी इज़ फुल्ली एश्योर्ड ऑफ द हाई डिमांड फॉर इट्स इशूड इन द मार्केट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग शेयर हैव अ हाई प्राइस इन द मार्केट देन इट इशू इट्स शेयर एट अ प्रीमियम। मतलब जब कंपनी को लगता है कि उसके शेयर की डिमांड मार्केट में बहुत हाई है, वो अगर सब्सक्रिप्शन के लिए, मतलब अगर कंपनी इशू करेगी तो सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत सारे लोग आने वाले हैं, वेल रेपुटेटेड कंपनी है, तो उस कंडीशन पे कंपनी जो शेयर है वो प्रीमियम पे इशू करती है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। एरियर एडवांस में क्या होता है, एरियर में पैसा नहीं आता, एडवांस में पैसा एक्स्ट्रा आ जाता है, लेकिन उसकी जो माइनर डिफरेंस है उसको ध्यान से समझ लीजिए। कॉल इन एरियर इज द अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट नॉट येट पेड बाय द शेयर होल्डर, इट शोज अ डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस शो करता है कॉल इन एरियर, क्योंकि वो पैसा आता नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये याद कर लीजिए। As per table F of the schedule 1 of the Companies Act 2013, interest may be charged on the call in arrear at a maximum rate of 10% per annum। तो मतलब कॉल इन एरियर पे पैसा नहीं आया, अब अगर कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर रही है और पैसा मंगा रही है, तो उस कंडीशन पे उसको 10% का मैक्सिमम अमाउंट दिया गया, पर एनम 10% ले सकती है। ये कंपनीज एक्ट के द्वारा है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 क्या कहता है कंपनीज एक्ट का कॉल इन एरियर के बारे में। तो आपको बताना पड़ेगा कि 10% पर एनम का मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर इज़ एन इनकम ऑफ द कंपनी। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर हमारे कंपनी का एक तरीके का इनकम होता है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेबल एफ ये याद कर लीजिए, और डेबिट बैलेंस इसमें आपको ये याद करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। अब आते हैं कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस इज द अमाउंट नॉट येट कॉल्ड अप बाय द कंपनी नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। तो कॉल इन एडवांस वो होता है जो कंपनी ने पैसा नहीं मंगाया, अभी अपने मन से ही वो बंदा पैसा दे देता है। मंगाया था खाली अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सब एक साथ दे दिया। ठीक है, तो ये वो पैसा होता है जो भी शेयर अभी कंपनी ने मंगाया नहीं है, इसीलिए ये क्रेडिट बैलेंस शो करता है, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा आके पड़ा होता है। और टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 दिखाता है कॉल इन एडवांस में जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कॉल इन एडवांस में 12% है और एरियर में 10% है। ठीक है, तो ये जो पैसा होता है ये कंपनी को देना पड़ता है, जो इंटरेस्ट जो होता है, क्योंकि कंपनी के पास पहले ही पैसा आ जाता है, तो कंपनी तो उसको यूज़ करना शुरू कर देती है।
इसीलिए कंपनी को अपने पास से 12% का इंटरेस्ट देना पड़ता है। जितना भी जल्दी पहले कम पैसा आएगा, पूरा का पूरा पैसे पे कंपनी को जितना पैसा एक्स्ट्रा रहेगा, कॉल इन एडवांस तो आपको आता ही है, जितना पैसा एक्स्ट्रा रहेगा उस एक्स्ट्रा पैसे पे कंपनी को मैक्सिमम 12% का इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये कंपनी के लिए खर्चा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ तक पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको आगे के जो पॉइंट्स रहेंगे वो रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।